अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना बादशाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं, आज आपको बताएंगे कि अहम दिन है क्योंकि आज फिर से तकरीबन 8वें रोज़ इमरान खान साहब की फाइनली मुलाकात होगी अपनी बहनों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से और शायद चंद एक वकला से भी। तो तकरीबन 8वें दिन इमरान खान साहब की उनके रेफरेंस से कोई खबर जो है वो बाहर आ सकेगी। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट दिन, इस पे बात करेंगे कि पी असम्बली का आज इजलास हुआ जहाँ पर काफ़ी गर्मा गर्मी देखी गई और जो यहाँ के वज़रा थे उन्होंने काफ़ी गुस्सा दिखाया कि इमरान खान साहब के साथ अब ये सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि अदालती किरदार जो आने वाले दिनों में किस तरह से आपको नज़र आएगा कि कोई फैसला कुन हो सकता है या क्या उसमें से निकल सकता है। और फिर थोड़ा इंटरनेशनल मामलात का भी जायज़ा लेंगे जो पाकिस्तान की तरफ अपना एक असर छोड़ेंगे। तो ये काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी। इमरान खान साहब की आज के रोज़ अहम मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं। फिलहाल जो इशारे मिल रहे हैं उसमें कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि उनकी मुलाकात में कोई रुकावट डाली जाएगी। कम से कम उनकी फैमिली मेम्बर्स से जो मुलाकात पिछले मंगल को भी हुई थी वो आज भी करवा दी जाएगी। तो एक खबर तो उस लिहाज से आ जाएगी। अब उसी से ये क्लैरिटी भी मिलेगी कि आया वाकई इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है या उनके जो कान का इशू बताया जा रहा है इन्फेक्शन का वो कितना सीरियस है। उसके हवाले से इमरान खान साहब जो उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है उससे वो मुतमईन है या नहीं, या फिर वो अपने ज़ाती मालिज पे ही इन्हिसार करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर वाजे कुछ स्टेटमेंट जो है वो खान साहब का सामने आ सकेगा। अब इसमें एक खबर ये आ रही थी कि जो इमरान खान साहब के ज़ाती मालिज हैं उन्होंने उनको कुछ तजावीज़ दी थी कि जो पिम्स के डॉक्टर्स ने उन्हें सजेस्ट किया है ट्रीटमेंट वो ना लें और जो अदरवाइज़ मज़ीद कुछ टेस्ट वगैरह करके उसके बाद ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन उसके बाद फिर उनकी मुलाकात ही नहीं हो सकी और इमरान खान साहब ने जो पिम्स के अद्वियात थी दी हुई डॉक्टर्स की शायद वो भी इस्तेमाल नहीं की। तो जियो के रिपोर्टर का ये कहना है कि इस वजह से शायद दोबारा इमरान खान साहब को ये जो कानों का इशू है वो शुरू हो गया है। लेकिन बहरहाल अब वो कितना सीरियस है या उसकी वजह से इमरान खान साहब कितनी प्रॉब्लम में हैं, ये सारी कहानी तो अब कल ही खुलेगी और एक्सपेक्टेड है कि बुशरा बीबी साहिबा से भी उनकी मुलाकात हो जाएगी। तो साइमल्टेनियसली ये तौहीन अदालत की कार्रवाइयों की दरख्वास्तें भी चल रही हैं, समातें भी हो रही हैं, लेकिन बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ टाइम पासिंग है और खाना पूरी हो रही है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। जो पिछली बार इमरान खान साहब की तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी जिसके ऊपर इमीडिएट ऑर्डर्स भी आए थे वो सरदार इसहाक ने सुनी थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े दबंग जज हैं। लेकिन इस दफ़ा ये जो दरख्वास्त है ये जस्टिस अमीन मिन्हास के पास लगा दी गई है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3-4 इनको हीरे मिल गए हैं। तो अब सारी दरख्वास्तें जो है इंपॉर्टेंट वो उन्हीं के पास जाती हैं। तो अब ये जो दरख्वास्त थी इसके ऊपर हालांकि कहा गया, उन्हें फैसल चौधरी साहब ने ये मेंशन भी किया कि ऑलरेडी इसहाक साहब इस बारे में देख चुके हैं पिटिशंस, तो उन्हीं को रेफ़र कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके ऊपर खुद ही मुनासिब ऑर्डर जारी करूँगा। तो यानी उन्होंने अच्छा अब ये इस किस्म के जजेस बिठाए जा रहे हैं कि इनके ऊपर जितना मर्जी आप अदम एतमाद कर दें, इनको जिस तरह से भी आप आईना दिखा दें, ये फिर भी मुकम्मल जिसको कहते हैं ना बज़िद रहते हैं कि जनाब हमने ही केस सुनना है, जो मर्जी कर लो। ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब की ढिठाई से ये सिलसिला शुरू हुआ था जो आज भी जारी हो सारी है। मतलब सामने खड़े आपके साथ जो मर्जी कह रहे हैं, आपको सारी दुनिया को नज़र आ रहा है आपका बोक्स भी, और सबको पता है कि आप एक पीछे हिस्ट्री भी रखते हैं इमरान खान साहब के मुखालिफ। लेकिन इसके बावजूद भी वो हर केस सुनते भी थे और हर केस में इमरान खान और PTI के मुखालिफ फैसला भी देते थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगले केस के लिए फिर बैठे हुए होते थे, हटते ही नहीं थे। तो बेशर्मी की भी ये इंतहा थी वैसे नेक्स्ट लेवल की। तो अब ये सिलसिला इतना उन्होंने कॉमन कर दिया है कि अब कोई इसको फील भी नहीं करता कि जनाब अगर कोई एतराज़ कर रहा है तो हम कोई उसके ऊपर कान धर लें। तो सारे बैठे रहते हैं कि नहीं जी केस तो हमने ही सुनना है, चाहे जो मर्जी कर लो। बहरहाल अब देखते हैं इमरान खान साहब जो है उनका स्टेटमेंट आएगा तो ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट की हैसियत रखता है क्योंकि 8-8 दिन बाद उनकी अब कोई स्टेटमेंट जो है वो बाहर आती है। दूसरी तरफ आज KP असम्बली का इजलास हुआ और यहाँ पर जो हुकूमत है PTI की है और जो यहाँ के वज़रा हैं उनकी तरफ से काफ़ी तुंद व तेज़ बयानात भी आ जाए। जो यहाँ पर मीना खान आफरीदी साहब हैं जो कि एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, इनकी तरफ से बड़ी सख्त तकरीर की गई और उन्होंने बड़ा कंडेम किया इमरान खान साहब के साथ होने वाले सलूक को। और उन्होंने ये तक तजवीज़ दी कि अगला जो KP असम्बली का इजलास है वो तो अडियाला के बाहर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि अब ये एक प्रेशर बढ़ रहा है कि पार्टी क्यों इसके ऊपर कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं ले रही है, कोई किसी किस्म की हलचल नहीं कर रही है।
तो अब मुख्तलिफ़ किस्म की आज हमने देखा कि कुछ ना कुछ बातचीत सामने आई, कहीं कोई अदालत में गया, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं असम्बली का इजलास हुआ, तो कहीं कुछ हुआ, तो कहीं कम अज़ कम ये इश्यूज़ रेज़ ज़रूर किए गए हैं कि खान साहब के साथ इस किस्म का सलूक गलत है और नहीं होना चाहिए और क्यों हो रहा है। तो उन्होंने तो ये तक सजेस्ट किया कि जी असम्बली का इजलास ही अडयाला के बाद कर लो और देखें फिर आप कैसे अवामी नुमाइंदों को वहाँ से हटाएंगे। तो ये एक ज़ाहिर है इस तरह नज़र तो नहीं आता कि कुछ होगा। एक तो बीच में ही सहूलतकार भी मौजूद हैं जो इस तरह के किसी भी एग्रेसिव मूव को होने भी नहीं देते हैं। और दूसरा अगेन वही बात है कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप तकारीर में कह लेते हैं, वो प्रैक्टिकली शायद उस तरह नहीं भी हो पाती, लेकिन बहरहाल बात होती है और असेंबली के फ्लोर पर होती है तो वो उसका एक असर होता है और वो लोग सुनते भी हैं, दूर तक जाती है, वो आपकी कार्रवाई का हिस्सा बनती है, तो इस लिहाज से वो है। अच्छा, मीना खान आफरीदी का जिक्र हुआ है तो इसके ऊपर ये ज़रूर मैं आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मेरी नज़र से गुजरी कि मीना खान आफरीदी जो कि एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, हायर एजुकेशन के ख़ास तौर पर मामला देखते हैं, तो इनकी तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त ऐलान किया गया और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने स्टेप लिया है। और वो ये है कि जो केपी में लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो 11वीं 12वीं क्लास की, उनकी एजुकेशन को ये टोटली फ्री कर रहे हैं और ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका इनिशिएटिव है। साथ में जो स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं उनको भी 5% इजाफे के साथ दिया जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये केपी के तनाजुर में एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है कि आपको मालूम है कि केपी दहशतगर्दी का शिकार भी बहुत रहा है और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो ख़वातीन की एजुकेशन के हवाले से रेशो है वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। तो उसमें अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये सपोर्ट मिलती है कि कम से कम वो लोग जो वसाइल की कमी की वजह से बच्चों की तालीम आगे नहीं बढ़ा पाते, तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त उनकी तरफ से इनिशिएटिव होगा कि गवर्नमेंट उनके अखराजात उठाए और फ्री एजुकेशन हो जाए उनके लिए, इवन कॉलेज लेवल तक। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मेरा ख्याल है कि इनिशिएटिव है, इसकी तारीफ़ होनी चाहिए। वी होप कि हम इसको फ़ौरन ग्राउंड पर होता हुआ भी देखें। इसके लिए प्लानिंग भी हो चुकी है और काम आगे चलाया जा रहा है और फंड्स जो हैं उस पर मेरी बात भी हुई है। उनके जो मुशीर ख़जाना हैं यहाँ पे मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने भी इस बारे में कंफर्मेशन की कि बिल्कुल ये प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त उनका इक़दाम है मीना खान आफरीदी का। और भी इन्होंने काफ़ी अनाउंस किए हैं प्रोजेक्ट्स के, मुख्तलिफ जो बाहर के ममालिक के स्टूडेंट्स हैं उनको भी स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे, वो यहाँ आएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे। तो एक जो आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनली रिलेशनशिप भी बढ़ेगा, एक्सपोजर भी होगा और फिर स्टूडेंट्स के लिए भी एक नया माहौल भी मिलेगा। उसमें जो एक्सपेंडिचर्स का इशू है वो भी अगर गवर्नमेंट उठाती है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इकदाम होगा उनकी तरफ से। तो बहरहाल मैं तो हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि पुराने बाबों को हटाइए और नए लोगों को लेके आइए। ये नए आइडियाज़ के साथ आएंगे, नए जज्बे के साथ आएंगे तो आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगी। तो ये एक ज़बरदस्त काम है मीना खान की तरफ से। दूसरी तरफ ये भी आपको बता दूं कि मरीम नवाज साहिबा की जो गवर्नमेंट है ये जनाब चीनी के ऊपर आजकल बड़ा इन्होंने एक इश्तहारी मुहिम चलाई हुई थी और चीनी जो है इस वक्त पंजाब में, लाहौर में सूरत हाल ये कि 165-170 रुपए किलो तक भी बाज़ात मिल रही है। तो ये एक एक्स्ट्रॉर्डनरी तारीखी महंगाई है जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है चीनी की कीमत में। अच्छा, अब ये वैसे आपको लगेगा कि जी हम पता नहीं कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि अगर फिगर्स के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त तो तारीख की कम तरीन सतह पर है महंगाई, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हुई है। अगर कीमतों का आप मवाजना करें तो वो तो अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। यानी अगर मैं 2022 की कीमतें आपके सामने रखूं जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई और जो आज की कीमतें हैं, तो किसी एक चीज़ की कीमत भी आपको उस दौर की कीमत से कम नज़र नहीं आएगी। यानी अगर उस दौर में आपको पेट्रोल 150 रुपये मिलता था तो क्या आज आपको 100 रुपये मिल रहा है या 125 रुपये मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अगर उस वक्त आटे की जो कीमत थी वो आज के दौर के हिसाब से कम है क्या? नहीं, आज अभी भी ज़्यादा है। क्या आटे की के अलावा चीनी, फलों की, सब्जियों की, किसी चीज़ की, दालों की, आम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें जो हैं, शैम्पू, ये वो, टूथपेस्ट, साबुन, हर चीज़, तो क्या इनकी चीज़ों में कमी हुई है कोई प्राइस में? तो इन चीज़ों की प्राइस में भी कमी नहीं हुई। कमी कहाँ हुई है? कमी नहीं हुई। जो प्राइस थी वो जितनी मैक्सिमम बढ़नी थी वो बढ़ी हैं और उसके बाद वो जाके अब उससे आगे उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही। अब वो बिल्कुल कम 3-4% की रफ्तार से बढ़ी हैं, लेकिन वो ऑलरेडी इतनी बढ़ चुकी हैं कि वो कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। ये वजह है आपको जो ये एक ढकोसला दिया जा रहा है कि जी महंगाई कम हो गई है। अदरवाइज़ महंगाई या चीज़ों में कीमतें सस्ती हों तो फिर तो हम कहें कि जनाब वाकई इमरान खान साहब के दौर में अगर एक चीज़
इतने रुपए की थी, अब वो कम होकर इतनी मिल रही है, तो फिर तो बात है, क्योंकि आपको तो उस वक्त महंगाई बहुत लगती है ना, जो खान की गवर्नमेंट में प्राइस थे तो वो महंगाई बहुत ज़्यादा लगती थी। तो फिर अब आप अगर क्लेम कर रहे हैं कि महंगाई हमने कम कर दी है, तो फिर तो जो इमरान खान के दौर की कीमतें थी उससे कम कीमतों पे लेकर आइए, फिर हम आपके क्लेम के साथ खड़े होंगे कि जनाब बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की थी। तो वो तो हमें कहीं आसपास भी नहीं लग रही कीमतें, तो कैसे इस बात को बिलीव कर लेंगे जी आपने कोई लोगों के लिए आसानी की है? लोगों के लिए तो फिर भी मुश्किल ही है। तो चीनी के इश्तिहार की बात हो रही थी, तो एक बड़ा फ़नी सा आज मैं इश्तिहार देख रही थी। अच्छा, सच्ची बात ये कि मुझे तो इस इश्तिहार की समझ भी नहीं आई कि ये वाक़तन किसी ने कोई मजाक उड़ाने के लिए बनाया है या वाक़तन ये पंजाब गवर्नमेंट ने कोई पब्लिसिटी मुहिम की है। मतलब मैं अभी तक कंफ्यूज है इसके बारे में। अगर आपने भी देखा हो तो मुझे ज़रूर कोई गाइड कीजिएगा कि वो एक तोतला सा शख्स है जो कि आके चीनी के बारे में बता रहा है कि जी चीनी जो है 1 किलो आपको लाइन में लगकर सस्ती मिलेगी। वो कुछ स्पेशल शायद पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे 130 रुपए किलो मिल रही है। अगर बाजार में 165 है तो वहाँ पे आपको 130 रुपए मिलेगी। लेकिन उसमें क्या है कि आपको सारा दिन लाइन में लगना पड़ेगा और उसके इंतज़ार के बाद कहीं जाकर आप वो 130 रुपए किलो चीनी लेंगे। और वो भी आप ये नहीं कर सकते कि चूंकि 130 मिल रही है तो चलो भाई हम 2-3 किलो एक साथ ले लें, वो आपको महज 1 किलो मिल सकती है। तो उसके ऊपर जो है वो इश्तहार बनाया गया। अब वो उसमें तारीफ़ की जा रही है या टॉन्ट किया जा रहा है वो आप खुद देख लें। तो वो बड़े अजीब तरीके से फ़नी सा कैरेक्टर बनाया गया जो कि आके इस बात का मजाक उड़ा रहा है कि जी सारा दिन गुजार के आपको 1 किलो चीनी मिलेगी। अब उस 1 किलो चीनी को आप सहरी में भी खाएं, इफ्तारी में भी खाएं, हर वक्त खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और इस तरीके से वो जो है उसको पब्लिसिटी कर रहा है। आई डोंट नो कि ये कोई जेन्युइन कैंपेन थी या किसी ने कोई रिकॉर्ड लगाया है मरीम नवाज़ के इस मंसूबे का। लेकिन ये सारे वही अगैन कॉस्मेटिक किस्म के इनके मंसूबे हैं और अजीबोगरीब किस्म की प्लानिंग्स हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता और बहुत महदूद लोगों को कोई इससे अगर कोई फ़ायदा होगा तो होगा, वैसे तो वो भी नहीं मुझे तो अभी तक नज़र आया। मतलब मुझे आज तक कोई अच्छा, मैं आपको एक वैसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताती हूँ। जब इमरान खान साहब का दौर था तो जब ये एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को 12,000 रुपये शायद थे उस वक्त, तो वो मिला करते थे। तो मेरे अपने कहीं ना कहीं मिलने जुलने वालों में कोई ना कोई इंटरेक्शन ऐसा हो जाता था किसी जानने वाले से कि जो बताता था कि हाँ भाई मुझे ये पैसे मिल रहे हैं। मेरे पास जो खातून काम करती थी घर पे लाजिम थी, उनकी तरफ से उनको भी वो पैसे मिल रहे थे। फिर उनके आगे से 1-2 लोगों को और रिश्तेदारों को भी पैसे मिल रहे थे। तो अगर मैं कहीं घर की स्कीम की बात करूं तो मुझे 2-3 लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने बताया कि हमने जी लोन लिया है नया, वो जो नया पाकिस्तान घर का लोन था और उससे उन्होंने अपने घर की जो है वो कंस्ट्रक्शन की है। तो वो ऐसे लोग भी मुझे 1-2 मिले। इसी तरह सेहत कार्ड पे तो खैर बहुत से लोग मिले। सेहत कार्ड पे तो बहुत लोग मिले कि जिन्होंने इसको यूज़ किया था और उस पर अपने घर वालों का इलाज करवाया था। किसानों के हवाले से जो हमारे कुछ जानने वाले हैं जो इसमें फार्मिंग से रिलेटेड हैं, तो उनकी तरफ से भी इस बात के ऊपर इत्मीनान का इजहार किया जाता था कि जो इनकी सपोर्ट प्राइस थे इनके दौर में और जिस तरह से जो ख़ास तौर पर जो 4 फसलें थीं वो बड़ी बम्पर क्रॉप्स हुई और उसकी वजह से बड़ा किसान जो था उसको खुशहाली नसीब हुई थी, तो वो काफ़ी बेहतर उसकी तारीफ़ करता था इक़दामात की। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस में इंटरेक्शन में लोगों के आसपास कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रही थी। लेकिन यहाँ पे कोई 100 मंसूबे तो मरीम नवाज़ के इश्तहारों में आप देख रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई एक शख्स नहीं ऐसा मिला कि जिसने मुझे आके ये बताया हो कि हाँ मरीम नवाज़ ने ये जो स्कीम लॉन्च की है इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है या मैं इसका बेनिफिशरी हूँ। अब वो कहाँ स्कीम लॉन्च होती है, कहाँ वो लोगों को मिलते हैं उसके फ़ायदे, या कहाँ वो ऑन ग्राउंड नज़र आती है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमें उस तरीके से वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने मुझे आके कहा हो कि भाई मुझे ये मोटरसाइकिल मिल गई है या मुझे ये कोई लोन मिला है घर का, मुझे कोई आके ये कहे कि जनाब ये हिम्मत कार्ड मिला है मुझे, या कोई मुझे आके ये बताए कि जनाब मेरे लिए कोई यानी जो भी इन्होंने अनाउंस किए हैं मंसूबे तो उनमें से मुझे इससे कोई फ़ायदा हुआ है उस तरह। तो ये पता नहीं कौन से, या मुझे कोई बच्चा ही मिल जाए जिसने मुझे बताया हो कि वो जो दूध का प्रोजेक्ट शुरू किया था कि जी दूध पिलाया जाएगा स्कूलों में, तो कोई जी वो बच्चा ही आके कोई कंफर्म कर दे कि हाँ कोई दूध का डब्बा उन्हें मिला है। तो मुझे एक भी नहीं कोई ऐसा मिलता शख्स। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि ये मंसूबे किधर बन रहे हैं, किधर पनप रहे हैं और किस तरह चल रहे हैं। हाँ, तस्वीर और इश्तहार पे अरबों रुपए लगाए गए हैं, उसकी किस्से कहानियाँ तो अब ज़बान ज़द-ए-आम है, उसके ऊपर मैं क्या बात करूँ। लेकिन बहरहाल
اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو ایک اور خبر جو کہ انٹرنیشنل محاذ سے ہے کہ یوکرین والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کافی گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو زیلنسکی کے ساتھ جو یوکرین کے صدر کے ساتھ سلوک ہوا وائٹ ہاؤس میں، اس اوول آفس میں، تو اس کے بعد یورپ کی طرف سے بڑی کمٹمنٹ ان کے ساتھ دکھائی گئی، یکجہتی کا اظہار کیا گیا، اور ابھی کل ایک باقاعدہ کانفرنس وغیرہ بھی ہوئی ہے، اور جناب سارے ٹویٹر پہ بھی بڑے پیغامات وغیرہ انہیں مل رہے تھے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو یوکرین ہے اس کے ساتھ پورے یورپ کی جو کنٹریز کے سربراہان ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس سے بہت سے لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ شاید وہ امریکہ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں، اور اب شاید سارا یورپ یوکرین کو سپورٹ کرے گا تاکہ رشیا کی جو وار اگر کنٹینیو ہوتی ہے تو وہ یوکرین کو اس طرح سے سپورٹ کریں گے کہ وہ اس جنگ کو جاری رکھ سکے یا لڑ سکے. اب اس میں جو دلچسپ بات ہے، میرے سامنے سے کچھ فیکٹس گزرے تو میں نے یہ اس میں سے دیکھا ان فیکٹس میں کہ جو امریکہ کا دفاعی بجٹ ہے وہ سارے یورپ کے بجٹ سے کہیں زیادہ ہے. تو اگر بیسکلی تو جو یوکرین یہ ساری لڑائی لڑ رہا تھا وہ تو لڑ رہا تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے، یعنی امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے. تو اگر وہ سپورٹ ہی مین پیچھے سے ہٹ جاتی ہے تو باقی یورپ کی ساری کنٹریز مل کر بھی شاید اتنا زیادہ یوکرین کو سپورٹ نہ کر سکیں کہ وہ یہ لڑائی لڑ سکے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اگر اس کے اگینسٹ امریکہ جو ہے وہ اپنا وزن روس کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے، جو کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ پیوٹن جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور انہیں نے یہ ساری جنگ بندی کے سلسلے میں آگے چیزیں بڑھائی ہیں، تو اس صورت میں بھی اگر ہوتا ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہوگا کہ رشیا آلریڈی ایک بہت طاقتور ملک، اور اس کے ساتھ یورپ کی یہ چھوٹی چھوٹی کنٹریز جو ہیں وہ اگر لڑائی لڑتی ہیں یوکرین کے ساتھ مل کر، اور اس کے ساتھ ایک رشیا آلریڈی ایک بڑا ہاتھی اور اس کے ساتھ ایک اور ہاتھی اگر جوائن کر جاتا ہے تو یہ تو پھر ناممکن بات ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے کہ یہ اس کو کریں. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اگر صرف لاتعلق ہی ہو جاتا ہے امریکہ تو کیا پیوٹن جو ہیں وہ اس لڑائی کو آگے بڑھائیں گے؟ اگر بڑھائیں گے تو وہ تو یوکرین کو کھا جائیں گے. تو یہ ایک اور قسم کا سینیریو بن جائے گا. بہرحال سینیریو جیسا بھی ہو، اس میں پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے؟ بہت سے سفارتکاروں کا یہ خیال ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں جو اب ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ پاکستان کا بھی کردار دیکھے گی، کیونکہ یہ بھی خبریں ہم نے پچھلے دنوں سنی کہ یوکرین کو جو اسلحہ فراہم کیا گیا ہے وہ پاکستان کی طرف سے اس کو سپورٹ ملی ہے اس پس پردہ. کیونکہ ادروائز تو جب عمران خان صاحب گئے تھے تو ایک طرح تو شو جو کیا گیا تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ رشیا کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن خبر یہ نکلی کہ جی یوکرین کو بیسکلی پاکستان سپورٹ کر رہا تھا. اب یہ ایک خبر ہے جو کہ بین الاقوامی صحافی نے رپورٹ کی ہے، کچھ اور لوگ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں، میرے پاس اس کے متعلق حقائق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ خبر تو ہے کہ جی پاکستان نے کہیں نہ کوئی اس میں کوئی کردار ادا کیا ہے. تو اب جب امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے یوکرین کے ساتھ اگر یہ سلوک کر رہا ہے یا جو کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ اس معاملے میں اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر یہاں پر جو صورتحال ہے جو بائیڈن انتظامیہ کی وجہ سے اگر کوئی اس طرح کا خفیہ کوئی معاہدہ تھا یا کوئی اس طرح کی سپورٹ تھی پاکستان کی طرف سے، تو اس پہ امریکہ کا ری ایکشن کیا ہوگا، یہ ایک کیلکولیٹ کرنے کی بات ہے. اور دوسری پھر کیلکولیشن کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو آپ نے کردار ادا کیا وہ اپنی جگہ، پھر جو عمران خان صاحب کو آپ نے قید کیا ہوا ہے، تو جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو اس کا بھی ایک ری ایکشن جو ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کیونکہ ان کے جو گورنمنٹ کے بندے ہیں، انتظامیہ ہیں، اس تک تو بات اب پہنچ رہی ہے اور جو کانگریس مین ہیں وہ اس پہ باقاعدہ تحریک چلا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اور پھر تیسرا کہ جس طریقے سے پھر آپ نے الیکشن کیا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو آپ کے ملک میں جمہوریت کا اس وقت خانہ خراب ہوا پڑا ہے، تو یہ سب دیکھ کر اس کے اوپر علیحدہ ایک چارج شیٹ ہے آپ کے موجودہ رجیم کے اوپر. تو یہ 3-4 چیزیں ایسی بن چکی ہیں جس کے اوپر امریکہ جو ہے اگر کوئی ری ایکشن دیتا ہے پاکستان کے لیے تو وہ کوئی مجھے تو بہت پازیٹیو ری ایکشن نظر نہیں آ رہا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ٹرمپ انتظامیہ کی جو پالیسی ہے وہ بڑی واضح اور بڑی اگریسو نظر آ رہی ہے. اور اگر یہ یہاں اس طرف اب ان کی توجہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ پاکستان کے ساتھ ذرا سیدھے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا معاملات ہوں گے. یہ جو ہے معاملہ یہ کافی الارمنگ ہو سکتا ہے. اب اسی بات کے اوپر بہت سے جو سفارتکار ہیں وہ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ بالکل ممکن ہے کہ ٹرمپ جو ہے یا ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے پاکستان کو سخت میسج بھی آ سکتے ہیں. دیکھیے آگے کس رخ معاملہ اختیار کرتا ہے، لیکن یہ جو ساری انٹرنیشنل سینیریو سے جڑی ہوئی چیزیں ظاہر ہے پاکستان کے بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو ہمیں نظر آئے گا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.